कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम चर्चा करेंगे गोल्ड में बढ़ते इन्वेस्टमेंट, भारत की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी और वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया की महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू में बढ़ोतरी की। चलिए शुरू करते हैं सेबी की एक वार्निंग से, जिसमें कहा गया है कि गोल्ड की ऑनलाइन खरीद बिल्कुल सेफ नहीं है। सेबी ने इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाला डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड प्रोडक्ट सुरक्षित नहीं माना जा सकता। ये उत्पाद सेबी की ओर से कंट्रोल्ड नहीं है, क्योंकि न तो उन्हें प्रतिभूति के रूप में घोषित किया गया है और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव के रूप में। सेबी ने कहा कि ऐसे निवेश विकल्प में कई जोखिम होते हैं। प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट हो सकता है, वॉलेट रुका हो सकता है और ऑपरेशनल खामियां भी हो सकती हैं। इन जोखिमों से निवेशक पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और सलाह दी गई है कि अगर गोल्ड में निवेश करना है तो सेबी की ओर से नियंत्रित माध्यमों जैसे गोल्ड ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से इन्वेस्ट में पारदर्शिता और सुरक्षा होती है। इस बीच सोने की कीमत बढ़ने के साथ ही इसमें निवेश भी बढ़ा है। अक्टूबर में हमारे देश के लोगों ने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स में करीब $850 मिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ये लगातार 5वां महीना है जब गोल्ड ईटीएफ में निवेश पॉजिटिव रहा है। इससे पहले मई के महीने में लोगों ने ईटीएफ से $68 मिलियन यानी करीब 602 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। इसके बाद जून से अक्टूबर तक इसमें लगातार लोग पैसे लगा रहे हैं। सितंबर में इसमें $911 मिलियन यानी 8,075 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया और अगर रिटर्न की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में पिछले एक साल में 56% तक रिटर्न मिला है। ग्लोबल लेवल पर अक्टूबर में भारत तीसरे नंबर पर रहा। पहले स्थान पर अमेरिका $6.33 बिलियन यानी करीब 56,000 करोड़ रुपए और दूसरे स्थान पर चीन करीब 40,000 करोड़ रुपए के साथ रहा। इस साल सोने ने 58% का रिटर्न दिया। 2025 में अब तक गोल्ड का रिटर्न 58% हो चुका है। इस साल अब तक सोने की कीमत में 43,938 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,20,100 रुपए का हो गया है। भारत का रिफाइनिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। देश में अब 23 वर्ल्ड क्लास रिफाइनरीज हैं, जिनकी कुल कैपेसिटी 258.2 मिलियन टन सालाना है। इससे भारत दुनिया के टॉप 5 रिफाइनिंग देशों में शामिल हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि देश में पेट्रो प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी भारी वृद्धि हुई है। 2024-25 में ये निर्यात 64.7 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2014-15 से 17% ज्यादा है। रिफाइनिंग सेक्टर में BS6 मानकों के अनुरूप ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है, जो दुनिया के सबसे क्लीन ईंधन में से एक है। इसके अलावा राजस्थान और ओडिशा में नए पेट्रोकेमिकल हब विकसित किए जा रहे हैं, जो एनर्जी प्रोडक्ट्स को विविधतापूर्ण बनाने में मदद करेंगे। India's refining story began with a simple goal: to meet its own energy needs. But today, that goal has evolved into a global achievement. India no longer merely refines oil, it redefines the future of energy. With 23 world-class refineries and a total capacity of 258.2 million tons per year, India now stands among the top 5 refining nations in the world. From Jamnagar in Gujarat, the largest refining complex on earth, to Paradip, Vizag, Panipat, Bina and Mumbai, India's refineries transform crude from across continents into the fuels that drive cities, industries and aspirations. In 2024-25, India exported nearly 64.7 million tons of petroleum products.
making it a net exporter of refined fuels, a sharp rise from 55.5 million tons in 2014 to 15. This progress is not merely about scale, it is about sophistication and sustainability. Every Indian refinery today produces BS6 grade fuels, among the cleanest in the world, cutting emissions and ensuring cleaner air. The transformation continues with next-generation projects. The HPCL Rajasthan Refinery, a 9 MMTPA complex with 2.4 MMTPA dedicated to petrochemicals, and the Paradip Petrochemical Complex, built with an investment of 61,000 crore rupees. These integrated plants convert crude into high-value products for textiles, plastics, and pharmaceuticals, turning refineries into engines of industrial growth. India's refining vision now extends well beyond fossil fuels. Refineries are blending biofuels, producing sustainable aviation fuel, and preparing for a future powered by green hydrogen and renewable energy. Under the visionary leadership of PM Narendra Modi, India's petroleum sector is driving progress, fueling the world, empowering Bharat, and redefining energy for a self-sufficient future. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते के चौथे दौर की बातचीत सफलता से संपन्न हो गई। दोनों पक्षों के बीच 5 दिनों तक रचनात्मक चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले ने इस दौरान हुई प्रगति की सराहना की। इसके साथ ही एक आधुनिक, व्यापक और भविष्य के लिए तैयार एफटीए की दिशा में काम करने के अपने कमिटमेंट को भी व्यक्त किया। इस चर्चा में वस्तुओं और सर्विसेज के व्यापार, आर्थिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने और एक दूसरे के लिए लाभदायक पार्टनरशिप विकसित करने के लिए साझा प्रतिबद्धता जताई। इस प्रस्तावित एफटीए से दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह में बढ़ोतरी, निवेश संबंधों में मजबूती, सप्लाई चेन के लचीलेपन में सुधार और कारोबारियों के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूजीलैंड के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 1.3 अरब डॉलर था। प्रस्तावित एफटीए से कृषि, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, एजुकेशन और सर्विस सेक्टर में ज्यादा संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। इससे व्यवसायों और कंज्यूमर्स दोनों के लिए नए मौके पैदा होंगे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत की महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। टॉप परफॉर्मर्स जैसे स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स को अब इंडिविजुअल एंडोर्समेंट डील्स 1 करोड़ रुपए से ऊपर की मिलने की उम्मीद है। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो इन्हें अपने कैंपेन का चेहरा बनाना चाहते हैं। इनमें कार कंपनीज से लेकर बैंक, एफएमसीजी, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, पर्सनल केयर और एजुकेशन कंपनियां शामिल हैं। टॉप महिला क्रिकेटर्स अब उस स्पेस में भी एंटर कर रही हैं जो पहले मेल डोमिनेटेड माने जाते थे। भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम अब दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स कॉरपोरेशन की ओर से आयोजित ईपीआईसी 2025 ग्लोबल पिच प्रतियोगिता के दौरान सिंगापुर और कनाडा के कई स्टार्टअप्स ने भारत में अपने कारोबार के मौके तलाशने की इच्छा जाहिर की। इस आयोजन में 70 से ज्यादा देशों के 100 स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भारत के बड़े बाजार, सरकारी इनिशिएटिव्स और इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं की सराहना की। सिंगापुर की बैटरी रिसाइकलिंग कंपनी एनईयू बैटरी मटेरियल्स के सीईओ ब्रायन ओ ने भारत के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मार्केट को अपनी कंपनी के लिए उपयुक्त बताया। इंडियन आर्मी ने अपनी प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के साथ हाथ मिलाया है। दोनों संस्थाओं ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वेंडर्स की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की अब रियल टाइम जांच हो सकेगी। इस नई व्यवस्था में आईसीएआई का विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या सिस्टम सीधे सेना के वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इससे न केवल दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, बल्कि ह्यूमन एरर भी कम होंगी और वेरिफिकेशन प्रोसेस में लगने वाला समय बचेगा। ये थे कॉर्पोरेट दुनिया के आज के कुछ अहम अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant